वेलकम बैक। मैं लवकेश सहाय आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम जो आपके क्वेश्चन करेंगे वो हैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के। मैंने इस चैनल पर आपकी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की इससे पहले भी बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें। और इसके साथ साथ मैंने इस चैनल पर आपको जो है पैडागोजिस के जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, उनकी भी वीडियोज़ मैंने अपलोड यहाँ पर कर रखी है। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा किया जाती है। मतलब प्रगति जो है सीबीएसई ने प्रगतिशील शिक्षा को अपनाते हुए इसके अंतर्गत बच्चों का समाजीकरण किस तरीके से किया जाता है ना किया जाएगा, तो उनसे क्या अपेक्षा की जाती है। तो ये आपके प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पर, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें, ठीक है, तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियाँ पाई जा सकती हैं। देखो, हमें बच्चे के जो प्राइमरी लेवल पर हमें ये नहीं सिखाना बच्चे को कि किस तरीके से अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। हमें नंबर पर जोर ही नहीं देना, ठीक है ना। जो प्राथमिक स्तर पर है फिफ्थ क्लास तक, मतलब 1st से 5th क्लास तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो तो गलत होगा। सेकंड ऑप्शन आपका, वे सामूहिक कार्य के सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। देखो, सामाजिक कौशल सीखने की बात की गई है और सामूहिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब उसको रोल प्ले करें, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। ये नहीं कि ग्रुप में 5 बच्चे हैं और उनमें से एक बच्चा या 2 बच्चे ऐसे हैं कि वो एकदम शांत बैठे हैं, वो सिर्फ कुछ काम नहीं कर रहे और जब टीचर आ रहा तब वो कुछ ऐसे एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं कि हाँ हम भी इसमें लगे हुए हैं, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। उन 5 बच्चों को समान तरीके से मतलब अपना सहयोग देना है, उसमें भागीदारी निभानी है जो भी समूह कार्य है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। तो देखो, हम प्रगतिशील शिक्षा के अंदर ये थोड़ी सिखाएंगे कि समाजीकरण बच्चे का इस तरीके से और उनसे इस तरीके से अपेक्षा की जाए कि वो बिना प्रश्न उठाए जो है समाज के जो नियम है उन्हें मान ले। भाई वो टीचर से एक बार के लिए क्वेश्चन करेगा बच्चा कि ऐसा क्यों है, मैं जो है नियमों को क्यों मानूंगा, मैं इन नियमों को क्यों नहीं मानूंगा, मेरा क्या फ़ायदा है ना, या इससे किसका फ़ायदा है, समाज को क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बच्चे जो है क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये कहना गलत है कि बिना प्रश्न उठाए वो जो है नियम और जो नियम है उनका पालन करने के लिए तैयार हों, ऐसा हमें नहीं सिखाना। फोर्थ ऑप्शन आपका, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया गया। अब एक बच्चा है आपका मुंबई का, उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली में, ठीक है। वो वहाँ पर रहा है कम से कम 12 साल या फिर 11 साल रहा है मान लीजिए, ठीक है। अब 12 साल 11 नहीं लेते, हम लेते हैं यहाँ पर एक बच्चा मुंबई का है, उसका पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली में और वो है अभी मेरे ख्याल से हम माने थे 6 साल का, ठीक है ना। वो तो 6 साल वो जब तक वो अपने मुंबई में रहा तो उसने वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की होगी और उसका यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली में। और दिल्ली की जो वो है DELHI, हाँ ठीक है। और दिल्ली में क्या है, ये 6 ईयर का बच्चा, और दिल्ली में आके जो उसने वहाँ के जो रीति रिवाज है उन्हें वहाँ पर सीखे हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है वहीं के हैं और दिल्ली के रीति रिवाज जो है अलग है। तो बच्चा ये थोड़ी सिखाया जाता है कि स्कूलों में कि जो उसके रीति रिवाज है उन्हें त्याग दे और जो स्कूलों में यहाँ पर जो रीति रिवाज चल रहे हैं या फिर जो रूल्स है नॉर्म्स हैं उनको बच्चा स्वीकार करे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये सिखाना है कि बच्चा चाहे किसी भी उसका हो, किसी भी जाति का पृष्ठभूमि का हो, है ना, सामाजिक पृष्ठभूमि का हो, हमें उसकी जो भी पृष्ठभूमि है उनको स्वीकार करना है ना, और उनको महत्व देना है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा और फर्स्ट भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका सिर्फ जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। देखो, सक्रिय अनुकूलन नहीं होगा, पारस्परिक शिक्षण होगा, क्योंकि जो वाइगोत्स्की है उन्होंने यही बताया पूरी अपनी थ्योरी में कि जो बच्चा जो है वो ग्रुप में सीखता है, ठीक है, इंटरेक्शन करके सीखता है, ठीक है, और दूसरा है सोसाइटी से सीखता है।
तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। पारस्परिक शिक्षण मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन करना, बातचीत करना, बातचीत आपकी वैसी होनी चाहिए जो आपके ज्ञान में वृद्धि करे, ठीक है। और संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, या फिर संस्कृति मायने नहीं रखती संज्ञानात्मक विकास में, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास आपका संस्कृति के द्वारा ही होता है, तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन गलत होगा। और फोर्थ ऑप्शन आपका इनसाइट थ्योरी, इनसाइट अधिगम, है ना, इनसाइट लर्निंग, तो ये भी नहीं होगा। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें पर्सपेक्टिव में, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक शिक्षिका गलत लिखा हुआ है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के जो असाइनमेंट है का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल जो डिफरेंस है उनको ध्यान रखते हुए हर बच्चे का जो है असाइनमेंट अलग है, और उनकी क्षमताओं को देखते ही उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए उनको असाइनमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आता है, सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। तो बच्चे एक दूसरे की बिना सहायता से अपना कार्य पूर्ण करते हैं। तो एक तरीके से जो टीचर है उसने रूल बना दिया, ठीक है ना। तो वह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। तो यहाँ पर कोलबर्ग का नाम नहीं दिया है। आपने यदि कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो जाकर पढ़िए, गूगल से सर्च कीजिए, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था। देखो कानून और व्यवस्था बनाई हुई है ना, कि कोई बच्चा किसी से नहीं पूछेगा, सब हर बच्चा इस तरीके से प्रभावशाली तरीके से सीख पाएगा, इस तरीके से यहाँ पर बात बोली गई है। तो क्या है, ये औपचारिक चरण से है। यहाँ पर आपके 3 स्टेजेस हैं और उसके अंदर 3 स्टेजेस में 6 लेवल है, मतलब एक स्टेज में 2 लेवल है। स्टेज 1 आपकी बोल ली जाती है पूर्व औपचारिक, कन्वेंशनल, है ना, प्री कन्वेंशनल बोल सकते हो आप इंग्लिश में। फिर होती है आपकी कन्वेंशनल जो समाज पर डिपेंड करती है, ये बच्चे की नैतिकता होती नहीं है खुद की, इसमें बच्चा देखता है कि क्या रूल्स है, क्या दिए गए हैं, कानून क्या है, ठीक है। और जो है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें बच्चा खुद अपने देखता कि मेरे लिए क्या कानून ठीक है, या फिर ऐसे कानून जो बुरे हैं समाज के लिए उनको तोड़ना जायज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही सही बैठ रहा है, क्योंकि खुद की नैतिकता नहीं होती फर्स्ट और सेकंड में, और 5वां चरण आपका है नहीं, सामाजिक संविदा यहाँ पर नहीं दर्शाई जा रही, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर हर बच्चे का असाइनमेंट गलत है, मतलब अलग है, ठीक है, गलत नहीं है, अलग है। तो यहाँ पर सामाजिक रूप से कहीं एक दूसरे से इंटरेक्शन करने के लिए तो मना कर दिया, तो सामाजिक संविदा तो कहीं नहीं आएगी। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना का विकास करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है। अब देखो वह क्या विकसित कर रही है। अब ना देखो आपको पता हो ना, स्व नियंत्रण मतलब खुद कंट्रोल करना। अब जब आप छोटे होते हो तब आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हो, या अपने फ्रेंड्स पर डिपेंड होते हो, या किसी न किसी पर तो आप डिपेंड होते हो, या टीचर पर डिपेंड होते हो ना। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 7th क्लास में आया, फिर 10th में आया, फिर बच्चा 12th में आया, ठीक है, इस टाइम तक बच्चा इस टाइम पर आके, है ना, इस टाइम पर आके 10th से 12th के बीच में, या फिर 11th भी ले सकते हैं, इस टाइम के बीच में बच्चा क्या करता है, उसमें ये समझ आने विकसित होने लगती है कि भाई मुझे अब दूसरे पर निर्भर नहीं रहना, मैं खुद काम कर सकता हूँ, मैं खुद चीज़ें ला सकता हूँ, बना सकता हूँ, मुझे दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्वायत्ता, मतलब स्व नियंत्रण करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नियमों के प्रति घृणा नहीं होगा, किशोरावस्था अखड़पन भी नहीं होगा, और परिपक्वता भी नहीं होगा। ये है आपकी स्वायत्ता। बच्चा स्वायत्ता विकसित कर रहा है कि मैं पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं रहूँगा, मैं खुद काम कर सकता हूँ, चाहे वो कोई भी काम हो उसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है बी ऑप्शन वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है। प्रगतिशील शिक्षा के प्रति आपका दिए दूसरा क्वेश्चन है, आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन था और आपका ये एक 5th क्वेश्चन है। तो कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देखो प्रजातंत्र का स्थान होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है ठीक हो सकता है। एक बार थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अंतर्निहित होती है जिज्ञासा, तभी तो बच्चा स्टार्टिंग से चीज़ों को खोजने लगता है ना, पता जो चीज़ों से नहीं पता उसको जानने की कोशिश करता है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन भी गलत होगा आपका, फर्स्ट भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है आपका, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना
चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। तो ऐसा गलत है, निरीक्षण ही नहीं करना, आपको उनकी बात भी सुननी है। तो दोनों चीज़ होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर आपका ये जो डी ऑप्शन है वो भी गलत हो। यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन सही बैठा, जो कि वीबी है, कि विद्यार्थियों को सामाजिक समस्या को सुलझाने के लिए खुद सक्षम होना चाहिए। देखो, प्रगतिशील शिक्षा के अंदर हम सिर्फ बच्चे की हेल्प करेंगे, हम बच्चे से ये बोलेंगे कि बेटा देखो ये काम सिर्फ मेरा, मतलब हम ऐसे नहीं बोलेगा, हम उससे इनडायरेक्ट वे में ये फील करा देंगे कि जो है, जो भी कानून है, जो भी समस्या है, इसे सिर्फ मैं ही सोल्व करके नहीं दूंगा। एज ए टीचर आप भी एक स्टूडेंट हो, आपको देखना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। सामाजिक कोई समस्या है तो उसे कैसे सुलझाया जा सकता है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर जब सामाजिक समस्या को सुलझाएंगे और यदि उन्हें दिक्कत आती है तो टीचर उनकी जो है हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो इसलिए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा उद्बोधन से संबंध विकार कौन सा। देखो, चलाघात जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, चला मतलब गतिविधि से संबंधित है, गति कौशल, चाहे वो हाथ पैर में गति हो, मतलब हाथ पैर की गति करते हैं, या फिर कोई अंग है आपका जो खराब है, या फिर जो जैसा फील नहीं कर सकते, जिसमें सेंसिटिविटी बिल्कुल ही नहीं है आपके हाथ पैर में, ठीक है, या फिर विकलांग है बच्चा कोई, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं चलाघात, जिनको गति करने में दिक्कत आती है। अब गति करने में वो आपकी मांसपेशियों में आएगी गति करने में, ठीक है, चाहे वो हाथ की मांसपेशियाँ हो, चाहे वो आपके पैर हो, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। भाषा उद्बोधन का मतलब है यहाँ पर भाषा को समझने में, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझने में। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि चलने से समझे। पठन जो वैफल्य है, यहाँ पर वैफल्य होना चाहिए था या विकार होना चाहिए था। तो डिसलेक्सिया भी नहीं, जो पढ़ने से संबंधित है। वाक संबोधन रोग भी नहीं है, स्पीच डिसऑर्डर भी नहीं है कि बच्चा बोलने में दिक्कत कर रहा है। आपका भाषा घात है, भाषा के शब्दों को ढंग से पढ़ नहीं पा रहा, ढंग से समझ नहीं पा रहा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति सामने बात कर रहा है तो वो उसकी बात को समझ ही नहीं पा रहा। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत के से संबंधित नहीं। मतलब आलोचनात्मक दृष्टिकोण जो है, एक मतलब 3 दृष्टिकोण जो है आलोचनात्मक है और वो बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है और एक नहीं है। आलोचना का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि नेगेटिव वे में, लेकिन लोग इसे हमेशा नेगेटिव वे में लेके चलते हैं कि आलोचना तो बुराई ही की होगी। यह आलोचना का मतलब हर कई बार ये भी होता है कि आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो है चीज़ें बताओ, किसी भी चीज़ के बारे में ना फैक्ट बताओ। तो यह शोधाधारित आधारित नहीं है। तो यह आपका इससे संबंधित है। आलोचना जो है ये आपके बहुबुद्धि सिद्धांत की है। विभिन्न बुद्धियाँ विभिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। ये भी आलोचना है आपकी बहुबुद्धि सिद्धांत की, क्योंकि एक बच्चा जो है उसकी देशिक जो है बुद्धि अच्छी है, किसी की संगीत में बुद्धि अच्छी है, गीत में किसी की जो है अंतर अच्छी वाली है, किसी की अंतरा वाली अच्छी है। तो ये सभी जो है बहुबुद्धि सिद्धांत जो आपके गार्डनर ने दिया है उनकी ये बुद्धियाँ हैं। तो हर बच्चा अलग बुद्धि की मांग कर, अलग पद्धति की मांग करता है सीखने के लिए। तो बी ऑप्शन भी आपका ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है, ये आलोचना है, ये भी आलोचना है। थर्ड ऑप्शन आपका, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो देखो ये बहुबुद्धि सिद्धांत की जो है आलोचना नहीं है, ये दोनों आलोचना है। और फोर्थ ऑप्शन आपका, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो ये भी आपकी जो है बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वो आपकी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि, अब उसे वैध क्यों नहीं माना जा सकता आपको बताना है। क्योंकि विशिष्ट परीक्षण के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। देखो अलग अलग परीक्षण किए, जब परीक्षण ही नहीं किए तो उनका आप मापन कैसे कर दोगे। तो जब परीक्षण ही नहीं किए, अभाव है परीक्षणों का, तो मापन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि परीक्षण के बाद ही तो आप रिजल्ट निकालते हो। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है, कौन सा वेद नहीं माना जा सकता, तो आपका यही है जो आपका वेद नहीं मान सकता। और सब आपके वेद है, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, और आपका जी कारक वाला भी गलत है। तो आपको जो ए ऑप्शन है वही ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद क्या है। तो व्यक्ति विभेद की यहाँ पर बात की गई है। पहला लाभ, देखो व्यक्ति के विभेद हमेशा लाभकारी होते हैं, ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस एक छोटा टॉपिक है, और एक आपका सोशलाइजेशन, आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको बहुत, मतलब आप इनके जो है 2 या 3 पेजों में नोट्स बना के ख़त्म कर दोगे मुश्किल। जो व्यक्ति विभेद है उसका तो आपका 1 या 1.5 पेज में ख़त्म हो जाएगा आपका जो नोट्स है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो तो आपका लाभकारी नहीं है, लाभकारी है। तो पहला ऑप्शन गलत, हानिकारक है ये भी गलत, अनुपयुक्त है ये भी गलत। आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
जो कि है लाभकारी हैं, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक रचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त बनाता है, उनको इस योग्य बनाता है, ठीक है ना, कि जो टीचर है इस चीज़ को समझ सके। प्रवृत्त कीजिए, यहाँ पर कुछ और वर्ड होना चाहिए था अच्छा सा, इंग्लिश में क्या पता सही हो, हिंदी में तो कुछ भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो है एक टीचर को ये पता चल जाती है कि बच्चा किस तरीके से सोच रहा है, उसकी समझ कैसी है किसी चीज़ को लेकर, है ना, और उसकी भाषा में किसी चीज़ को क्या बोला जाता है, उसकी प्रथाएँ क्या हैं और उसकी सोच कैसी है। तो यहाँ पर जो है इंडिविजुअल डिफरेंस की जैसा एक टीचर को बहुत सारी चीज़ें बच्चे के बारे में पता चल जाती हैं। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, अब क्यों प्रारंभ किया गया था विद्यालय आधारित आकलन? राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, विद्यालयों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तो विद्यालयों के संपूर्ण विद्यार्थियों के, अच्छा विद्यालय नहीं विद्यार्थियों के, तो यहाँ देखो जो भी ऑप्शन आपका वो ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन भी आपका गलत है कि जो राष्ट्र के जो विद्यालय हैं उनका जो बोर्ड है उनकी जो शक्ति है उनको विकेंद्रीकरण किया जाए। तो विकेंद्रीकरण करने का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब यह है कि यदि यूपी का बोर्ड है, यूपी का यदि बोर्ड है एजुकेशन का, तो उसकी जो शक्तियाँ वो किसी और बोर्ड को, किसी और संस्था के पास भी होगी, किसी और जो है संसद के किसी मंत्री के पास होगी। तो ऐसा कहना गलत है। जो रूल्स जो है यूपी बोर्ड ने बना दिए उनका जो है जो उनका क्रियान्वयन है या फिर उन पर जो कोई और वो नहीं लगा सकता तो कि ये गलत है रूल, इस तरीके कोई ऐसा नहीं कह सकता, ठीक है। तो इनकी शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं करने की बात की गई है यहाँ पर। लेकिन विद्यार्थी का संपूर्ण विकास निश्चित करने की बात की गई कि बच्चा का जितना विकास हम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना तो हमें करना ही है, ठीक है। उससे ज़्यादा हो जाए तो वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? तो देखो, प्रश्नोत्तरी सत्र को संगठित करना, ठीक है। किसी विषय पर विद्यार्थी की प्रतिक्रिया लेना, टीचर ले रहा है, ठीक है। प्रश्नोत्तर की परिचालन करना, मतलब उनका संचालन करना, मतलब उन्हें करवाना, प्रश्नोत्तर जो क्विज हैं वो करवाना, वो कौन कराएगा? टीचर। ये भी टीचर करा रहा है, ये भी टीचर करा रहा है। जो प्रश्नोत्तर सत्रों का संगठित करना, ये भी टीचर कर रहा है। लेकिन जो सब आकलन है, सब आकलन मतलब खुद आकलन करना, कि क्वेश्चन को प्रतिमानित करना, ये कौन कर रहा है? ये बच्चा कर रहा है, ठीक है ना। सब आकलन तो बच्चा ही करता है ना। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो है ये और से अलग है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ नहीं, मतलब मिला हुआ है, सॉरी नहीं मिला हुआ है। तो क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित मूल्यांकन की उपलब्धि का, मतलब गणित का आपने मूल्यांकन करा और उन्होंने जो उपलब्धि, उन्होंने अचीवमेंट जो प्राप्त करी है, उस अचीवमेंट को ध्यान रखते हुए उनका आपने कैटेगराइज कर दिया? तो ये तो गलत है। हमें सिर्फ बच्चे का अंक गणित में ही नहीं करना, सभी में मूल्यांकन करना है ऑल ओवर। और दूसरी बात, हमें बच्चों का वर्गीकरण नहीं करना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन आपका, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए क्रिकेट सृजनशील मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? तो देखो, ये कोई सृजनशील मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था, टर्निंग पॉइंट कौन सा था? तो ये कोई सृजनशील चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो हम ऐसा नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो गलत है, ये भी मिला हुआ नहीं है। सृजनशीलता ऐसी है जो किसी और चीज़ में ना हो, मतलब आपने खुद डेवलप करी हो, कुछ डिस्कवर खुद किया हो, ठीक है ना। तो सृजनशीलता से बहुत अलग है ये जो ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन आपका, जड़ी बूटी के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु, अच्छा जड़ी बूटी का आप यूज़ करोगे चिकन पकाने हेतु अनुप्रयोग कोई नई पाक विधि लिखी है। मतलब ये तो एप्लीकेशन पे आधारित हो गया और कोई नई पाक विधि लिखनी है, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोई नई पाक विधि लिखने का मतलब है कि आपकी समझ, और यहाँ पर ये दिखा रहा है मतलब उसको अप्लाई करना, उसको लागू करना ना। तो सी ऑप्शन भी आपका गलत है। और फोर्थ ऑप्शन आपका, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से विश्लेषण कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है, तो यह हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो ठीक होगा, क्योंकि निर्धारित कीजिए दिए गए मापकों। अब यहाँ पर आपको मापक दे रखे हैं 3-4, ये आपका रेटिंग स्केल है, ये क्वेश्चन एयर है, और आपका ये कुछ भी XYZ मान लेते हैं। और आपको इनमें से कोई एक चूज़ करना है, तो आप इन सबकी जो है विशेषता देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, इसी तरीके से आप इसकी भी देखेंगे, और जिससे सबसे कम समय में सबसे अच्छा वैलिड रिलायबल आपको जो है परिणाम मिलेगा, आप उसको चूज़ करोगे, जैसे इससे मिलता है। तो इसलिए आपका ये जो है ये ठीक तरीके से विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। तो जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जो है सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी एक अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सरल हो सके? यहाँ पर सरल होने का मतलब अर्थ होना चाहिए मेरे ख्याल से, जो है कि उन्हें जो है
सर उनका याद आ रहा था, वर्ड नहीं आ रहा याद। सर उन्होंने बताया कि वो कंफर्ट फील कर सकें, हाँ कंफर्ट, कि वो कंफर्ट फील कर सकें और इस बात को समझें कि हम औरों से बहुत अलग नहीं है या फिर हम औरों से कम नहीं है। तो क्या करोगे आप उनकी सरलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे, बिल्कुल ठीक। दूसरा है पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, गलत। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना कर सकना, तो देखो गलत। बच्चों के एक दूसरे से तुलना नहीं करनी, बल्कि यहाँ तो अपने लक्ष्य को महसूस प्राप्त करने के लिए, तो आपका सी ऑप्शन भी गलत होगा। और फोर्थ ऑप्शन है इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो ऐसे तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा कि एक तो हम वैसे ही वंचित वर्ग के लोग हैं, ऊपर से टीचर हमसे वैसे इतनी आस लगाए बैठा है, अब तो हो गया हमारा पेट अगर जितना आता था उसे भी भूल जाएंगे। एक ऑप्शन आपका स्टेट है कि एक बच्चे को मान लीजिए वंचित वर्ग का बच्चा है और वो आया है वंचित वर्ग से और उसे सिर्फ ABCD का 4 अल्फ़ाबेट आते हैं, और जो उसकी क्लास के बच्चे हैं उन्हें इन अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर शब्द बनाने भी आते हैं, तो वो शब्द को पढ़ भी सकते हैं। तो टीचर क्या करेगा, टीचर उनसे ये बोलेगा कि बेटा देखो तुम्हें शब्द बनाने आ गए ना 4, तो आप आगे Z तक भी सीख पाओगे, और जब आप Z तक सीख पाओगे ना तो आप अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर छोटे छोटे से कैट हो गया, रैट हो गया, बैट हो गया, ये भी पढ़ पाओगे, ठीक है। तो बच्चे में एक विश्वास विकसित होगा कि जब मैं इतना कर सकता हूँ तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। तो क्या है, उनकी जो क्षमताएं हैं उनमें आप विश्वास को व्यक्त कर रहे हो, उनको ही बता रहे हो, तो इसलिए आपका यहाँ पर जो है ए ऑप्शन वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। विकासात्मक विकार का उदाहरण कौन सा नहीं, देखो आपका जो है ये ऑटिज्म में विकासात्मक विकार का उदाहरण है, पर मस्तिष्क घात भी है और आपका न्यून अवधान सक्रिय विकास भी है। लेकिन पर अभिघात तनाव, देखो तनाव जो है ना वो आपका विकासात्मक कोई विकार नहीं है, यह आपको एनवायरनमेंट से मिलता है ना। चाहे आप अभी जॉब में हो, चाहे आप अभी स्टडी कर रहे हो, आप एक तनाव में कभी ना कभी रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है वर्क करने में या फिर किसी काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आई होगी, ठीक है। जैसे आप तनाव में और आप कुछ काम कर रहे हैं और वो काम बिगड़ गया, तो किसकी वजह से बिगड़ा, आपका ध्यान नहीं था वहाँ पर, आपका ध्यान उस तनाव का जो रीज़न है उस पर था। तो ये आपको जो है विकासात्मक जो है विकार का उदाहरण एक नहीं है, या फिर एक विकासात्मक जो है विकार नहीं है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, बहुबुद्धि शास्त्रीय तकनीकें, मतलब अलग अलग तकनीकें हैं, वर्गीकृत अधिगम सामग्री अलग अलग वर्गीकृत मतलब जो सामग्री है वो भी अलग अलग तरह की है, बहुत आकलन तकनीक मतलब आकलन की अलग अलग तकनीकें हैं, तथा परिवर्तन जटिलता एवं सामग्री का रूप निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। और देखो यहाँ पर देखो इतने बोल दी, मतलब ये तकनीक है, ये आपका जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, और ये आकलन की जो है आकलन क्या इवेल्यूशन, आकलन जो है आपका असेसमेंट, ठीक है ना, असेसमेंट इवेल्यूशन असेसमेंट, हाँ ठीक है, ये अलग अलग है दोनों, ये इसकी अलग अलग टेक्निक बता दी। तो क्या है, ये विभेदित अनुदेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। आज इस वीडियो में हम लोग जो है आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चन करें। मैं डेली इस चैनल पर शाम को 6 बजे एक वीडियो आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट की डेली अपलोड कर रहा हूँ। इसके साथ एक वीडियो मैं आपको 6:30 बजे एक पैडागोजी के सब्जेक्ट की डेली अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप जो है अपनी CTET में जो आपको जुलाई अगस्त में होगा, और आपका एडमिट कार्ड मेरे ख्याल से आ गए होंगे, अभी तक आपको जो है नोटिफिकेशन आ गया होगा कि आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। नहीं आया तो आप चेक करिए, क्या पता आ गया हो, ठीक है। तो यदि आपको नहीं पता तो एडमिट कार्ड देखिए। दूसरी बात, यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इस चैनल पर मैंने आपके जो पैडागोजी के जो सब्जेक्ट हैं जो 120 नंबर आपका कवर करते हैं टेट एग्जाम में, ना कि CTET ही नहीं, आपका टेट एग्जाम है, चाहे टेट वो एग्जाम, चाहे वो अदर स्टेट टेट का, कोई सा भी स्टेट टेट का हो, किसी भी स्टेट का हो, आपका टेट एग्जाम जो है उसमें 4 सब्जेक्ट जो है आपके पैडागोजी के होते हैं जो 120 नंबर कवर करते हैं। मैंने इन जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और शार्प और क्लियर कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।